श्योर श्योर। जी शांतनु भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं शांतनु, एक शराबी। हाय शांतनु पूर्ण भाई। रूप से ईश्वर की कृपा, इस प्रोग्राम के मदद, आप सभी भाइयों के सहयोग और परिवार के साथ कुल मिला के आज शराब नहीं कुल मिला के आज शराब नहीं पीना पड़ा, जिसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी भाई को होली का शुभकामनाएं, और खास करके पायोनियर ग्रुप और संदीप भाई का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया। दोस्तों, बाकी मुझे ये अनमोल पुरस्कार मिल चुका है, इसीलिए मेरे लिए ये पुरस्कार है, मतलब अनमोल मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसको तो हम लोग कोई मूल्य से विचार नहीं कर सकता हूँ। आज के तारीख में अगर देखा जाए, मेरे जिंदगी में खुशियां है, मेरा धीरे धीरे जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी था वो खत्म हो रहा है। आज के तारीख में अ, एक आनंद का जिंदगी परिवार के साथ एक साथ मिलके जी रहा हूँ। काम के जगह में मेरा प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है कि जो भी है, मेरे अंदर एक हैप्पीनेस है, और एक फ्रीडम है मन में, शांति है, बहुत बड़ी शांति है, जो सबसे बड़ी चीज है। और आज की तारीख में डेफिनेटली मैं और ग्लामलॉट नहीं हूँ। मैंने शराब पिया था आनंद के लिए, और आज के तारीख में बिना शराब के बहुत आनंद है जिंदगी में, और जिसके लिए मैं आभारी हूँ इस प्रोग्राम का, हमारे ईश्वर का और आप सभी भाइयों का, क्योंकि आप ही भाई मेरे हाथ पकड़ा तो आज के तारीख में मुझे धीरे धीरे चलना मालूम पड़ा, और आज मैं चल पा रहा हूँ। लेकिन ये जो खुशियां है, ये जो पुरस्कार है, बहुत आसान तरीके से मेरे जिंदगी में आया नहीं है। मुझे बहुत प्राइस इसके लिए देना पड़ा है। और मैं अगर देखूं खुद का जिंदगी का, कि एक तो प्राइस अल्कोहल के लिए मैंने दिया है। मैंने अल्कोहल लिया था मजा लेने के लिए, कभी कभार पीना, सबके साथ मौज मस्ती करना, ये मकसद था। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी शराबी बन जाएंगे। और शुरुआती दौर पर ऐसा कुछ था भी नहीं, मतलब कोई ऐसा इंडिकेशन मुझे नहीं मिला था कि हाँ मैं शराबी बन सकता हूँ। लेकिन एक छोटा परिवार के सदस्य होने का बावजूद अब मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम था। मेरे पेरेंट्स का भी लव मैरिज था, मेरा भी एक हिसाब से देखा जाए लव मैरिज है। मेरे पेरेंट बहुत ही आराम से मेरे मैरिज को एक्सेप्ट भी किया था, और खुद खड़े होके शादी कराया भी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, अपना अपना फिलोसफी लेके लोग चलते गए, और मैं एक तरफ मेरे ससुराल वाला और एक तरफ अपने माता पिता, मैं एक सैंडविच हो रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चलूं ताकि दोनों के बीच एक तालमेल चले, और मैं अपने हिसाब से कोशिश जारी रखा था। लेकिन जितना भी कोशिश करूं ना क्यों, मेरे अंदर व्यर्थता ही मिल रहा था, और जो धीरे 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 मेरे शराब को ट्रिगर करते गया। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं जो भी मेटेरियल सुख हो सकता है मेरे पत्नी के लिए, वो सब ले आएंगे। मैं एक नौकरी करता हूँ तो एक लिमिटेड सैलरी रहता है, तो उसमें सारे खुशियां अगर लाने जाओ तो लोन करना पड़ेगा। और लोन करने में मुझे कोई झिझक नहीं होता था, क्योंकि मुझे ये फील होता था मैं एक अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, मेरा बहुत लंबे समय का सर्विस है, तो मैं मना लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैंने जो देखा है कि लोन का हैबिट भी बढ़ गया मेरे जिंदगी में। कोई भी चीज में लोन करके आगे बढ़ने गए। और ऐसा भी नहीं कि शराबीपन का हालत में या नशा के हालत में क्या होता है इसका बिल्कुल जानकारी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे एक करीबी जगह में देखे थे एक मित्र को, मतलब रिश्तेदारी में ही वो थे, मेरे एक भाई, जिनका सिचुएशन के साथ मैं थोड़ा बहुत परिचित था। तो मुझे ये फील होता था कि
मेरा शराब तो बढ़ रहा था, और शराब के खर्चा मैं ज्यादातर वही, मतलब अगर सैलरी में नहीं हुआ तो फिर बैंक में लोन करो, पर्सनल लोन करो, क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करो, ये सब कर करके मैंने खर्चा जुटा रहा था। डेफिनेटली मुझे ये फील होता था कि भाई जो भी है, मैं तो ज्यादा पी रहा हूँ, लेकिन मैं शराबी बन नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो घर से कोई सिर्फ सामान चोरी नहीं कर रहा हूँ मेरा भाई का जैसा। तो मैं कैसे शराबी हो सकता हूँ? भाई मैं कभी गटर में गिरा नहीं हूँ। मैं जिंदगी में एक बार छोड़ के कांटी लेकर पिया नहीं हूँ। मैं बार में घुसा तो लोग, मतलब जो सर्व करते हैं, वो लोग आके कुर्सी आगे बढ़ा दिया, अच्छा से खातिरदारी करके बैठाया है। मैं रात को 10 बजे अपना शहर में दारू पी के निकल के बस पकड़ के बिना कोई एक्सीडेंट घर पहुंच गया है। तो मैं कैसे शराबी हो सकता हूँ? मेरे को हमेशा ये फील होता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 3 पैग पियेंगे लेकिन 6 पैग हो जा रहा है, लेकिन आखिर मैं कंट्रोल में पी सकता हूँ। और वो सारे चीज मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं जो इतना शराब पी रहा हूँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। पहले जो इवनिंग का कोर्स था वो पहले डे टाइम से चालू हुआ, फिर मॉर्निंग टाइम में चालू हो गया, फिर ऑफिस जाने का मोहब्बत बंद हो गया। लेकिन मैं इतना शुक्रगुजार हूँ ईश्वर के कि मुझे अपने सर्विस में कोई सोकॉज नोटिस का भी फेस नहीं करना पड़ा, मेरे को कोई सस्पेंशन फेस नहीं करना पड़ा। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा जिंदगी बर्बाद हो चुका है? तो ये सारे जो भ्रम था ना मेरे अंदर, ये सारे भ्रम मेरे बीमारी को इतना भयंकर दिशा की तरफ ले जा रहा था कि जिसका कोई आता पता नहीं था। मुझे ऐसा मैसेज एक रिहैब सेंटर में मिला था, और मैं जब पहले बार रिहैब किया उसके 2 महीने पहले वो रिहैब सेंटर का ओनर मेरे घर में आए थे 12 स्टेपिंग के लिए। बंदा आ रहा है मुझे पता था, तो उस पर्टिकुलर समय में मैंने पिया नहीं था, तो नॉर्मल इंसान हूँ। तो बंदा जो भी बोला मैं सारे चीजों को इनकार कर दिया था। लेकिन 2 महीने के अंदर उनके रिहैब में मुझे जाना पड़ा, और मैं ईश्वर को धन्यवाद इसीलिए देता हूँ कि तीसरे ही दिन वो लोग कृपा करके मुझे एक एक मीटिंग रूम में ले गए थे। और मैं चौंक गए कि इतने सारे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, जिसको किसी को देख के किसी का शरीर से शराब का बदबू नहीं आ रहा है, और अपने का परिचय दे रहा है हम शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ। मैं ताज्जुब बन गया था। मैं उस रिहैब सेंटर में भी मुझे बहुत अजीब गरीब लगा था कि कोई भी बंदे को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये सारे लोग मेरे अपने क्यों फील हो रहा है? मुझे एक बार भी फील नहीं हो रहा है कि इनमें से लोग मेरे जैसा शिक्षित नहीं है, मेरा जैसा बैकग्राउंड से आया नहीं है। मुझे ये सब फीलिंग नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सब मेरा अपने हैं। पता नहीं था। ये भी एक मिरेकल मेरे साथ हुई कि 7वें दिन में मुझे कुछ बीमारी हुई तो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो रिहैब सेंटर से मैंने छूट गया, और उसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना जाना चालू हुई। कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, बाकी ये काम करेगा कि नहीं करेगा कुछ पता नहीं था। मैंने वहां पर जाना चालू किया। एक आध दिन पी के गया, एक आध दिन नहीं पी के गया, फिर एक दिन पी के गया। किसी व्यक्ति ने टोक दिया, भाई ये क्लासरूम हमारे मंदिर जैसा है, शराब पियोगे तो मंदिर में माँ के मत घुसो। मैंने बोला कि भाई जा भाई, तू तेरा मंदिर में अच्छा, मैं मुझे जाना नहीं है। मैंने रुक गया। लेकिन उसके बाद मेरे पत्नी के पास तब तक 2-4 मेंबर का नंबर था। उन्होंने किसी मेंबर को फोन किया था, तो उस मेंबर का फोन आया तो मेरा फिर से मीटिंग रूम आना जाना चालू हो गया। एक चीज का तो मुझे अच्छा फील हो रहा था,
कि मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूं तो शराब नहीं पीना पड़ रहा है, तो मेरा जो फिनेंशियल हालत था एकदम खराब हो चुका था। खराब मतलब मेरा उधारी जो था वो सर के ऊपर से जा रहा था और मुझे कोई दिशा नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं कैसे इस उधारी से बाहर निकलूं। ये अच्छा खासा मतलब ये था कि मेरे वाइफ तब एक जगह में काम करती थी और मेरा पीने का टाइम में ये स्थिति हो गया था कि पेरेंट्स एक ही मकान में रहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ नाता तोड़ दिया था। मैं अकेला पीते थे। मैं ऐसे भी बचपन से वैसे ही बड़ा हुआ हूँ कि लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं जा पाते थे। कभी कभी कॉलीग लोगों के साथ जब पिया तो देखा उन लोगों के पास पैसा देने के मामला में इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो मैं उनसे जाके, क्योंकि मैं शांति के लिए पी रहा हूँ, मुझे वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, तो मैं अकेला पीना पसंद करते थे। पर वो अकेला पीना पर ऐसा हो गया, मतलब मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे हादसे हो गए कि कभी वाइफ घर छोड़ के चली गई अपने मायके में। पेरेंट्स तो बात करते नहीं थे, तो मेरे को वो एक बहुत अद्भुत फीलिंग होता था। कभी रोना आ रहा है, कभी सैड सॉन्ग चला के बहुत मजा आ रहा है। पिक्यूलियर था और मुझे कुछ लेना देना नहीं था कि मेरे साथ कोई रहे ना रहे, मैं और मेरे शराब और मेरे तन्हाई। तो ये सब लेके मैं चल रहे थे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आने के बाद जब मैं देखा कि मेरे को पीने का पैसा नहीं था और मुझे पैसा ना तो चोरी करना पड़ रहा है ना तो उधार लेना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पीना नहीं पड़ रहा है, मैं मीटिंग जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सोचा कि चलो हम कोशिश करते हैं, और जैसे कुछ दिन हो जाएगा मेरे को थोड़ा पैसा का राहत मिल जाएगा, मैं फिर से पी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ मीटिंग रूम में आने के लिए तो एक ही शर्त है, मैं तीसरी ट्रेडिशन का ऐसे ही निकाला था कि यहाँ आके बाद शराबी बोल दो, काम खत्म। उसके बाद मैं पीऊ ना पीऊ कोई कुछ बोल नहीं सकता ना, यहाँ तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अच्छा हुआ कि आते रहे और मेरे को एक चीज फीलिंग हुई कि अगर मुझे जिंदगी जीना है तो शायद शराब के साथ में जी नहीं पाएंगे। और मैं ये बहुत बुरी तरीके से सीखा और मैं फिर एक मिरेकल देखा, क्योंकि मैं उस समय ऐसे एक शहर में थे जहां पर शराब तो था लेकिन कोई मीटिंग रूम, कोई फेलोशिप नहीं था, और जिस जगह में मैं हर रोज पी रहे थे उस जगह में ये मिरेकल हुआ मेरे प्रार्थना से, और ईश्वर ने 21 दिन मुझे शराब से दूर रखा। तो मैं अपना फेलोशिप के पास जब लौट के गया और मैंने फिर पूरी इस प्रोग्राम में सरेंडर करने का सोच लिया कि नहीं, स्पॉन्सर लेना है, उनके साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। मैंने काम चालू कर दिया और जैसे काम चालू किया दोस्तों, मेरे साथ मिरेकल होना चालू हो गया था। पहला तो बहुत डर लगा था मैंने जब चौथी कदम किया। मैं खुद को इतना महान हस्ती समझते थे और मेरे अंदर इतना भयंकर स्वार्थीपन, मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना डिसऑनेस्ट, इतना फेयरफुल, और क्या क्या नहीं था मेरे अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट, शॉर्टकमिंग्स। मैंने क्या क्या काम नहीं किया। कि जब मैं खुद के बारे में जानकारी मिली ना, तो मैं खुद को अपने मतलब मिरर में खुद को देख नहीं पा रहा था। मुझे इतना शर्म हो रहा था कि मैंने इतने सारे घटिया काम किया है। और प्रोग्राम बोल रहा है ये बात फिर किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करना है। मेरे तो बहुत बुरी हालत हो गई कि कैसे बोलूं मैं अपना स्पॉन्सर को, जिसको मैं इतना रिस्पेक्ट देता हूँ, क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ही अजीब गरीब है। स्पॉन्सर अपना जिंदगी की कुछ चीज ऐसे शेयर किया तो मैं देखा कि अरे शायद सभी का जिंदगी में ऐसा होता है। मैं दिल खुल के सारे बात उनके सामने रख लिया। मेरा बहुत पिक्यूलियर एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुई। उनके घर से जब निकला, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतना हल्का हो गया हूँ कि एज इफ रास्ते में पैर रख के चल नहीं रहा हूँ, शायद उड़ उड़ के जा रहा हूँ, ऐसा फीलिंग हो रहा था। इतना लाइट हो गया था मैं। तो मुझे और अच्छा लगने लगा। मैं मीटिंग रूम में अपना अपना जो होम ग्रुप है उसमें सेवा देने लगे, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिव सर्विस एक्टिविटीज में जुड़ने लगे और अच्छा लग रहा था।
मुझे तो कोई अहमियत देता नहीं था, लेकिन आप लोग मुझे इम्पोर्टेंस दिया, आप लोग मुझे अपनाया, प्यार बटा, वो भी अनकंडीशनली। इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था कि मैं और जी जाग के उसके अंदर जुड़ गए। और जैसे लिखा है ना हमारे किताब में, वैसे ही हो रहा था कि मेरे साथ एक फेलोशिप का एक बहुत बड़ा बॉन्डेज धीरे धीरे तैयार हो रहा था, जो मुझे अच्छा लगने लगे। मुझे फील नहीं हो रहा था कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे से बात नहीं करता है, मेरा ऑफिस में मैं उतना मुझे कोई नोटिस नहीं करता है, मुझे कुछ फीलिंग नहीं हो रहा था बुरा, क्योंकि मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फेलोशिप मिल गया था। मेरे स्पॉन्सर मुझे बिग बुक के रास्ते से ले गए, मेरे को स्विप कराए। और अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए ये था कि मैं एक शहर में जैसे बड़ा हो रहा था ना, सिवाय मेरे स्पॉन्सर में बहुत कम मेंबर्स को देखते थे कि जो 12 कदम का बात बोलता है या बिग बुक का बात बोलता है। मुझे तो कभी कभी डर लगता था कि इसमें से काफी लोग ओल्ड टाइमर्स है, मैं इनके सामने स्टेप किया हूँ, बिग बुक पढ़ा हूँ, ये सब बोलेंगे, ये लोग क्या सोचेगा। लेकिन वो मेरा रियलिटी था। और ये मुझे दिखाई नहीं दिया कि ये रियलिटी जो है कब मेरे अंदर फिर से नया इज्म का जन्म दे रहा है। मेरा स्पॉन्सर एक ओल्ड टाइमर है, मेरा अहंकार का कारण। मैंने बिग बुक पढ़ा हूँ, मेरा अहंकार का कारण। मैंने स्टेप किया हूँ, और शुरुआती 6 साल में मेरा पहला स्पॉन्सर, तीसरी साल के बाद ही उनका देहांत हो गया था। फिर दूसरे स्पॉन्सर आए, कुछ लोकल स्पॉन्सर आए। तो मेरे सारे स्पॉन्सर के साथ 6 साल में मैं 4 बार 4th स्टेप 5th स्टेप कर लिया। मेरा बहुत बड़ा अहंकार का कारण बन गया था दोस्त। जबकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि प्रोग्राम का और स्टेप का एक एक्चुअल अर्थ क्या है, क्यों हमें इसको करना चाहिए, कैसे इसको जिंदगी का हर क्षेत्र में लागू किया जाता है। मुझे तब तक ऑफिस में भी काफी रिस्पेक्ट मिलने लगा था, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया था जो मैं बखूबी निभा रहे थे। धीरे 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 फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से भी बाहर निकल रहे थे। बट मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था एक जगह में, कि मेरे पेरेंट्स और मेरे वाइफ, इनको मेरा इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी भी वैसे ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपने छोटा छोटा स्वार्थ लेके चल रहा है। मुझे ये फील हो रहा था कि उन लोगों के अंदर कोई एक्चुअल प्रॉपर रिलीजियन या स्पिरिचुअलिटी का समझ ही नहीं है। क्या अगरबत्ती जला रहा है, क्या माला दे रहा है, क्या पूजा कर रहा है, अंग मंग चंग बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। और देखो मैं कितना महान हूं और उसको भी समझ नहीं पा रहा है। मेरा ऑफिस में मैं देखता हूं कि मेरे से जो सीनियर लोग हैं उनके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा कभी कभी चालू हो जा रहा था, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा था। वो अच्छा काम करना जो कि एक्चुअली एक मदद से, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि बेसिकली मैं इतना अनग्रेटफुल बंदा हूं कि, और सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश बंदा हूं कि मुझे किसी का कृपा से कुछ अच्छा हो रहा है ये समझ में आता ही नहीं था। और मुझे जो लगता था कि जो भी अच्छा हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। हाँ, अल्कोहल ईश्वर ने दूर रखा है, ये सही है। बाकी जो भी आगे खराब हुआ था वो भी ईश्वर के कारण से ही हुआ था, क्योंकि तब भी ईश्वर मेरे साथ थे। ये फीलिंग आ रहा था कि हाँ, प्रोग्राम में सुना भी है कि ईश्वर मेरे बुरे समय में भी मेरे साथ चलते हैं, तो तब भी मेरे साथ ईश्वर थे, लेकिन मुझे बचाया नहीं। तो ये जो सारे चीज एक 6 साल का सोबर मेंबर लेके घूम रहा था, उसका अपना इज्म, और मीटिंग रूम में अच्छा अच्छा शेयरिंग कर रहा था, सर्विस कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, अंदर का खुशी था नहीं।
मैं बोलते थे शेयरिंग में कभी कभी कि आई एम हैप्पी, लेकिन एक्चुअल वो हैप्पीनेस क्या है मुझे समझ में नहीं आता था। बिग बुक में फोर्थ डायमेंशन के बारे में बोला गया है, क्या है फोर्थ डायमेंशन समझ में नहीं आता था कि हम रियली एक हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोई शेयरिंग में अगर जोर जोर से हंसता था तो मुझे लगता था ये हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, हमको टोंट कर रहा है, टोंटिंग के लिए वो हंस रहा है। एक्चुअली हंसी खुशी था नहीं, और मुझे पता नहीं चला कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। मुझे ये फील होता था कि अमेंडमेंट के मतलब अगर किसी का पैसा उधारी है वो पैसा चुकता कर दो, किसी को अगर कोई कारण से हट गया है सॉरी बोल दो, बस काम खत्म। अमेंडमेंट का मतलब खुद के अंदर का परिवर्तन, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ बताया कि एंटायर साइकिक चेंज, कार्ल यूंग ने बताया एंटायर साइकिक चेंज, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन, वो क्या है वो मेरे समझ के बाहर था। और टेक्निकली देखा जाए, जो सबसे नजदीकी लोग थे मेरे पेरेंट्स और मेरे वाइफ, इनके प्रति मैंने कोई अमेंड किया ही नहीं था। रैदर मेरे को एक्सपेक्टेशन था ये लोग मुझे समझेंगे, वो समझ नहीं रहे थे, तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं ऑफिस में बोल रहा था ना, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो फाइनली एक ऐसा दिन आया कि मेरा प्रमोशन हुई और मुझे दूसरे एक शहर में ट्रांसफर कर दिया गया। और वहाँ जो सिचुएशन का मैंने सामना किया ना, वो भी मेरे को हजम नहीं हुई। वहाँ फेलोशिप था, वो मीटिंग रूम में मैं वही देखते थे, लोग खाली बोलते हैं क्लासरूम में आ जाओ प्रोग्राम तुमको पकड़ लेगा। वहाँ भी कोई बिग बुक का बात नहीं बोलता था, 12 कदम का बात नहीं बोलता था। तो मैं फेलोशिप के साथ खुद को अटैच नहीं कर पा रहा था। मुझे फिर फील हो रहा था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं कुछ अलग किस्म का इंसान हूँ, और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं किस तरीके से रिलैक्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईश्वर लेकिन कभी नहीं चाहे कि मैं रिलैक्स करूं। मुझे इतना खुन्नस आ गया था मेरे पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, कि मैंने वाइफ के खिलाफ डिवोर्स फाइल कर दिया था और सोच लिया था कि नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चे को डिजोन करते हैं, मैं अपना पेरेंट्स को डिजोन कर देंगे। ऐसे पेरेंट्स का जरूरत ही नहीं है मेरे जिंदगी में। और एक फाइन इवनिंग आया, जिस दिन मैंने तय कर लिया तब तक डिवोर्स नोटिस मेरे वाइफ को मिल चुका था। वो बार बार रो रही थी, मुझे रिकॉन्सिडर करने के लिए बोल रही थी। कभी कभी मैं, जैसा होता है कि कभी कभी उनके बातों सुन के मेरे अंदर भी रोना आ जाता था। मैं बोलता था हाँ डिवोर्स विथड्रॉ हो जाएगा। कभी फिर गुस्सा आ जाता था, मैं बोलता था नहीं नहीं डिवोर्स रहेगा। फिर ये फील हुआ कि इन लोगों को सबक सिखाना है कि तुम लोग कितना घटिया हो, कि देखो मैं 6 साल का सोबर मेंबर स्टेप किया हूँ, बिग बुक पढ़ा हूँ, फिर भी शराब पीने चला गया। ये सोच था, और जो आज भी मैं भूला नहीं हूँ। ईश्वर मुझे बचाने का कोशिश किया, मतलब सारे रास्ता मेरे सामने रखे थे, सारे थॉट्स आया था कि तुम सोचो शराब पीने से क्या होगा, तुम जानते हो। तुम सोचो जो फेलोशिप भाई तुम्हें इतना प्यार दे रहा है उनको कितना कष्ट होगा तुम्हें शराब पीते हुए देख के। क्योंकि मैं जानता था मैं घर में शराब पी नहीं सकता हूँ, तो कंट्रोल ड्रिंकिंग हो नहीं सकता कभी भी मेरे जिंदगी में। तो बार में जाएंगे शायद थोड़ा कम पियेंगे, क्योंकि पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मैं एक मेरा नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड को बुला लिया था कि वो मुझे गाइड करेगा, वो कंट्रोल करेगा, मैं ज्यादा पियेंगे नहीं। मेरे को ये थॉट आया कि इससे बेहतर है तुम अपने स्पॉन्सर को फोन घुमाओ, कोई मेंबर के साथ जुड़ जाओ, मीटिंग रूम में चले जाओ। लेकिन
वो इतना भयंकर है मेरे बीमारी, फाइनली सब कुछ हटा के मैंने शराब पिया, और जिसका नतीजा रियल सेंस बहुत भयंकर हो गया था मेरे साथ। नेक्स्ट डे मेरे अंदर जो चीज है, जो पेन हुआ था, उसका मैं कोई भाषा में वर्णन तो नहीं कर पाएंगे। मेरे से सब कुछ जैसे लगा कि सब कुछ छीन गया है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, और मेरा लौटना आसान नहीं था। करीब करीब 2 साल तक मैं रेगुलर नहीं पिया, लेकिन कोशिश किया, ईश्वर की कृपा मिली, मैं मीटिंग रूम में लौटे, लेकिन उसके बाद भी एक बार 3 महीने का गैप में और एक बार 1.5 साल का गैप में फिर से शराब पिया। फाइनली मतलब मेरे अंदर बीमारी इस हद तक था कि सब कुछ जानते हुए मैंने फिर भी एक्सपेरिमेंट किया कि हार्ड ड्रिंक्स नहीं हो रहा है तो बियर पी के देख लो। बियर भी कंट्रोल नहीं कर पाया तो वाइन पी के देख लो। जब वो भी खत्म नहीं हुआ, मतलब वो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब जाके मैंने फाइनली घुटना टेका, बोला नहीं बॉस और नहीं होगा, मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज बचा दो। और इस हद तक मतलब जब ये बांटने मांगा और ईश्वर ने कृपा किया, मैं फिर इस प्रोग्राम में आ गए, तब तक मैं अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था, और बहुत बड़ा पेन था वो। बस एक अच्छा काम मैंने कर लिया था और रिलैप्स के बाद ही, क्योंकि कोई एक अनुभवी मेंबर से वो सजेशन मुझे मिला था कि मुझे ये डिवोर्स को विथड्रॉ करना है और वाइफ के साथ चलने का कोशिश करना है अगर मैं जीना चाहता हूँ। तब भी मेरा वो सेल्फिश थॉट था, हाँ मुझे जीना है, तो मुझे जीने का शर्त है, विथड्रॉ करवाना है डिवोर्स तो मैं विथड्रॉ कर लेंगे। वाइफ को माफ करके मैंने नहीं किया था। और वो 2 साल में मैंने देखा काफी टाइम मुझे मेरे वाइफ के प्रति बहुत रिजनमेंट आया करता था। उसके बाद एक अनुभवी मेंबर ने मुझे एक जगह पढ़ाया बिग बुक में, जहां लिखा हुआ है कि अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो मेरे सेरेनिटी चला जाएगा। तो अगर सेरेनिटी के साथ चलना है तो मुझे एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे पहले बार मेरे को एक्सेप्टेंस आना शुरू हुई कि मैं कोशिश करना चालू किया कि चलो इनको एक्सेप्ट करना है। कोविड मेरे को बहुत बड़ा एक हेल्प किया, क्योंकि एक कमरे के अंदर मियाँ बीबी 2.5 महीना 24 घंटा एक साथ रह रहा है, क्योंकि जिस वाइफ के लिए मेरा खुन्नस था, उस वाइफ के प्रति मैं तब तक बहुत आभारी एक कारण से थे कि उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया कि ये बंदे अकेला पड़ गया है, ये बंदे का पेरेंट्स गुजर गया है, ये बंदा अकेला रह नहीं सकता है, इसके साथ मुझे रहना है। तो वो शी मेड सेक्रीफाइस, वो मेरे साथ जुड़ गई। और जब वो एक साथ चल रहे थे ना, तब मुझे फील हुआ कि जो 4 दीवार के अंदर बंद रहते हैं उनको क्या फीलिंग होता है, क्या इमोशंस होता है। तो पहले बार मैं शायद उनका फीलिंग सोचने मतलब समझ पा रहे थे। उसके पहले तो मैं कभी इनका कोई अहमियत देता ही नहीं था। हाँ दिखाते थे, बाहर में दिखाते थे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे दारू पीने का बहाना चाहिए, उनके साथ शॉपिंग मॉल में जाके बहुत घूम घूम के शॉपिंग बैग लेके चलते थे, फिर बोलते थे भाई देख तेरे साथ 3 घंटा मैंने घूमा है, इतना सारे बैग कैरी किया, अब तो थोड़ा शराब बनता है। मैं ये सब किया था, लेकिन रियल सेंस ऑनेस्ट लव कहाँ था। फिर वही लॉकडाउन पीरियड में मेरे को प्रेजेंट स्पॉन्सर मिला, और मुझे इतना अच्छा फीलिंग हुआ, जैसे मुझे लगा कि मेरे जिंदगी में कोई मतलब रियल सेंस हो गया, क्योंकि ये स्पॉन्सर का भी उम्र था मेरे पहला स्पॉन्सर के जैसा। ये स्पॉन्सर भी वही बिग बुक के बाद बोल रहा था। मुझे लगा कि मुझे मेरा मतलब कितना बड़ा पीस मेरे जिंदगी में लौट के आ गया। जब इनके साथ मैंने चौथी पांचवी कदम किया ना, तो इनको पूरा पता चल गया कि गलती कहाँ पर है, और फिर मेरा असली लड़ाई चालू हुई, लिविंग ए मैन विथ वाइफ।
मेरे को गुस्सा आ रहा है, उन्होंने बोल रहा है, स्पॉन्सर बोल रहा है इनको प्यार बांटो। गुस्सा आ रहा है, बोल रहा है इनको लेके घूमने जाओ, कहीं अच्छा रेस्तोरां में जाके खाना खिलाओ, कोई अच्छा ड्रेस मटेरियल गिफ्ट करो, बोलो इसको लाभ करते हो। मुझे तो ये फील होता था कि मैं इतना बड़ा प्रेमी हूं कि मेरा जो मतलब इमोशंस है, वो इमोशंस तो खुद समझ जाएगी कि मैं कितना प्यार करता हूं। लेकिन कभी कभी जो ये प्यार को जाहिर करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, यस आई लव यू, आई रियली केयर यू, इसका भी अहमियत है, वो मेरे जिंदगी में था नहीं। तो फिर मेरे स्पॉन्सर जैसे जैसे बताते गए, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं करना चालू किया। एक मजेदार चीज हो गई मेरे साथ। मैं तो पैसा बहुत बर्बाद कर चुका था, और मेरा पहला स्पॉन्सर, तब मैं जस्ट 6 महीना सोबर थे, मेरा शुरुआती वाला जो दौर था, मुझे बताया था कि भाई तेरे को तेरा वाइफ के साथ ये सारे बात साझा करना है। तो मैंने उनको बात साझा करने गया, उनको इतना भयंकर प्रॉब्लम हो गई, इतना उनका मतलब ऑलरेडी वो काफी परेशानी झेल चुकी थी, तो उनके अंदर रिएक्शन इतना वाइब्रेंट हो गया कि मुझे मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि मुझे फील हो रहा था कि भाई मुझे इतना पीट दिया है। तो फिर मैं पूरा बोल नहीं पाया था, आधा ही बोल पाया था। तो तब मेरा स्पॉन्सर इतना ही बताया था, हो सकता है वो पर्टिकुलर डे में तेरे ईश्वर चाहा है तो उसीलिए आधा बताया है, लेकिन कोशिश करना पूरा बता लेने के लिए। लेकिन वो पूरा मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैंने 12 साल लगाया मेरी वाइफ को ये बताने की सिचुएशन क्या है, क्योंकि तब तक उधर भी मैं रॉक बॉटम रीच कर चुका था। मेरे से और मैनिपुलेशन हो नहीं पा रहा था, मैं और चला नहीं पा रहे थे। मुझे लगा था कि अगर मेरी वाइफ मेरा फाइनेंस का हाथ पकड़ेंगे तो शायद मैं इस दलदल से निकल पाऊं। और मिरेकल हुआ कि जैसे मैं उनको बताया ये चीज, मैं देखा मैं टोटली फ्री हो गया, क्योंकि बस वो एक जगह था जहां पर उस समय तब भी मेरा डिसऑनेस्टी चालू था। जिस दिन वो चीज चला गया ना, तो सारे चीज मेरे वाइफ के प्रति ओपन हो गया। मेरा रिलेशनशिप का तो प्रॉब्लम था मेरा अल्कोहलिज्म फेज में, और वो समझ भी लेती थी, मैं डिनाई भी करते थे, और मेरे को कैसे चलना है वो मैंने जब 4th स्टेप इन्वेंटरी किया तो पता चल चुका था। तो डेफिनेटली इस जगह में भी मैं प्रेयर करते थे कि मुझे और कोई गलत कदम लेना नहीं है, मुझे इनके साथ ऑनेस्टली चलना है। तो वो कोशिश जारी रही, और जैसे जैसे ये कोशिश जारी रही, तो मेरे अंदर मैं देखा धीरे धीरे शांति लौट रहा है। और ये प्राइज जो आता है ना, बहुत अद्भुत तरीका से आता है। मेरे जिंदगी में तो ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है मैं तब उदयपुर में थे, और एक दिन वहां का गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, और वहां पर जो काम के लिए गए थे काम नहीं बना, और मेरे अंदर एक अचानक से बहुत बड़ी रिजेक्शन वाला फीलिंग आ गई। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। बहुत रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं वाइफ के पास जाके जब बोल रहा हूँ ना, तो वो कुछ मतलब क्यों हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्यों इतना दर्द हो रहा है। मैं एक मेंबर से शेयर किया, उन्होंने कुछ बताया, लेकिन उसमें भी हाल नहीं मिला। फिर मैंने उस समय उस पर्टिकुलर दिन में मैं जानते थे मेरे स्पॉन्सर बिजी रहेंगे, तो मुझे दूसरा एक ओल्ड टाइमर के बारे में सोच आया। मैं उनको फोन घुमाया, और उन्होंने मेरे साथ जब बात किया ना 1 घंटे का बाद,
जो मैं रो रहा था शुरुआत में, वो मैं हंसते हंसते खत्म किया। मेरा जिंदगी में ट्रू लाफ्टर शायद उस दिन से लौटना चालू हुआ। उन्होंने मुझे उसी दौरान सिखा दिए कि कैसे छोटा छोटा चीजों में 1 से 12 कदम के अंदर से गुजरना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस थी कि ऐसे भी प्रैक्टिस हो सकता है जिंदगी में, वो मुझे पहले बार पता चला। और धीरे 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 जैसे जैसे मेरे स्पॉन्सर का गाइडेंस और आप सभी भाई का शेयरिंग मेरे साथ जुड़ते गया, ये ऑनलाइन मीटिंग्स मेरे को काफी मदद करते रहे, और मैं देखा कि जिंदगी का हर क्षेत्र में मेरे को सुधार आ रहा है। मैंने बर्बादी बहुत किया है, लेकिन आज मुझे उसमें पर्दा डालने का आवश्यकता नहीं है। वो मेरे लिए एक अनुभव बन चुका है। मैं जानता हूं मैंने गलतियां क्यों किए हैं और गलतियां क्या क्या है और क्यों मैंने हार गया था। तो वो चीज आज मेरे लिए शक्ति बन चुकी है। जो 12 प्रोमिसेस है मुझे दिखाई देता है, वो चीज फिल हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज इस प्रोग्राम में आके जो मुझे मिला है ना, जैसे बिग बुक का प्रॉमिस है, आप लोग जरूर देखे हैं कि बिग बुक 2 कारण से लिखा गया था, जैसे लिखा है फॉरवर्ड में। एक तो डेफिनेटली ये मैसेज कैरी करने के लिए, और दूसरा जो मानवीय शक्ति तो मुझे शराब से दूर नहीं कर सकता है, हमें एक उच्चतर शक्ति चाहिए। तो उच्चतर शक्ति के साथ मेरा परिचय कराने के लिए ये बिग बुक लिखा गया है, और मेरे साथ यही हुआ। आज मैं जानता हूं मेरे ईश्वर मेरे अंदर बसा हुआ है, आप सभी भाई के अंदर बसा हुआ है। मुझे बाहर किसी पर ढूंढना नहीं पड़ता है। तो आई फील सो मच ब्लेस्ड कि साधु संत लोग जो कितना कठोर तपस्या के बाद उनको ईश्वर मिलता है, मेरे जैसा शराबी जो सब कुछ खो चुका है, ईश्वर कितना कृपा दिया कि हमें उस दलदल से निकाल के अपने पैर में जगह दे दिया। और मेरे बाद इतना साधारण सा प्रेयर उनको पास पहुंच जाता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि प्रॉब्लम से जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आया ना क्यों, मेरे अंदर शांति है। इसका मतलब क्या मैं साधु संत बन गया हूं? बिल्कुल नहीं भाई। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स आज भी मेरे अंदर है। आज मैं जानता हूं क्यों ये डेली रिफ्रेश कॉन्टिजेंट का बात बोलता है, 24 घंटे के हिसाब से क्यों चलना पड़ता है। क्योंकि मैं देख चुका हूं, जिस दिन थोड़ा सा भी मैं चूक जाता हूं मेरे प्रार्थना से या मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट मेरे उच्च शक्ति से, उस दिन मैंने गलतियां कर देता हूं। वाइफ से, दूसरे लोगों से मिसबिहेव कर देता हूं, कोई गलत काम उठा देता हूं, कुछ गलत हो जाता है मेरे साथ कोई भी जगह में, किसी को हर्ट कर देता हूं। लेकिन आज तुरंत तो पकड़ में आ जाता है कि मैं गलतियां कर रहा हूं। वो समझ में आ जाता है कि गलतियां क्यों हो रहा है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। आपने हमें सिखाया भाई कि अगर मेरे अंदर शांति नहीं है, खुशियां नहीं है, आनंद नहीं है, तो इसके मतलब एक ही है कि कुछ कमियां मेरे अंदर खुल रहा है, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो जिसको मुझे इमीडिएट अटेंड करना चाहिए। जब मैं वो कर पाता हूं ना, तब फिर से मैं प्रशांति का रास्ता में चलना चालू हो जाता है। तो ये एक जर्नी है और बहुत मजेदार जर्नी है। डेफिनेटली के इतना आनंद मुझे कभी नहीं मिला था जो आज है। और आज जब छोटी छोटी चाहते मेरे वाइफ का मैं पूरा कर पाता हूँ ना, तो मेरे अंदर बहुत अच्छा फीलिंग होता है। मैं ये चीज जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हाल में एक कन्वेंशन में मुझे जाने का मौका मिला था, और उस दिन मैं अर्ली बर्ड मीटिंग नहीं गए थे, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि लास्ट सेशन में मुझे शेयरिंग करना है, और मैं फर्स्ट सेशन से जुड़ने का सोच रहे थे, और एक शार्ट मुझे पसंद हुआ तो मैं तुरंत उसको उठा के पहन लिया था। मैं देर हो रहे थे क्योंकि प्रार्थना से पहले मैं घुसना चाह रहा था मीटिंग रूम में। मेरे वाइफ जस्ट बोली
कि आज तो फोटो शोटो भी लोग लेंगे, बहुत सारे जगह में फोटो वोटो भी उठता है, लंच में भी फोटो वोटो लेगा लोग, तो तुम वो शर्ट नहीं पहन के ये वाला शर्ट पहन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पहले तो बहुत इरिटेबिलिटी हो रहा था, भाई समझ नहीं रहा है, मेरा मीटिंग का देर हो रहा है। लेकिन फिर कहाँ से एक थॉट आया, अच्छा ये बोल रही है, चलो 5 मिनट देर होगा, मैं शर्ट को बदल ही लेते हैं, एटलीस्ट इसके अंदर तो खुशियां आएगा। और आई वॉज सरप्राइज्ड, जैसे मैं वो शर्ट चेंज कर लिया ना, तो उनके अंदर, उनके चेहरे में जो एक खुशियां देखी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये मेरा प्राइसलेस रिवॉर्ड है। और मैं कभी भी किसी भी हाल पे ये प्राइसलेस रिवॉर्ड मेरे ईश्वर और मेरे ईश्वर के दिए हुए सब कुछ, मेरे पत्नी, आप सभी मित्र से मैं जुड़ा नहीं होने चाहेंगे। ये परिणाम मुझे चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि विरोध देना भी चाहिए। आप सभी ने हमको मौका दिया, हौसले से सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू ऑल। टुडे आई यही फील करता हूँ कि रियली आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम सोबर टुडे, आई एम अलाइव, और आई एम मेंबर ऑफ। दोस्तों आप लोगों ने सुना,